नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री ने संभाली कमान। सीएम योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल दौरा आज। सीएम योगी गोरखपुर महाराजगंज दौरे पर रहेंगे आज, और इसके साथ साथ आपको बता दें देवरिया कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे निकाय चुनाव में किस तरह से पार्टी तैयारियां करे, जिससे कि कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित हो और पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत हो। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल देखी जा रही है। पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे। चुनावी जो मूल मंत्र है कार्यकर्ताओं में भरते हुए दिखाई देंगे। नया जोश और नए जज्बे के साथ किस तरह से निकाय के रण में जीत हासिल करनी है, इसको लेकर मंत्र देते हुए दिखाई देंगे। महाराजगंज दौरा आज, गोरखपुर दौरा आज, तमाम पूर्वांचल के जिलों में पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए अश्विनी द्विवेदी, और हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले हरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारी को लेकर के खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर के जहां भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित होना है, तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात रही कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया के जो भी कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं, सबको मिनट टू मिनट के लिए मीटिंग के लिए अलग अलग जिले का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्लीन स्वीप का मूल मंत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। इसमें सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। चूंकि 2024 के लोकसभा आम चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव है, ये सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। अगर इसमें बिल्कुल। हरेंद्र हमारे साथ अच्छी अश्विनी भी बने हुए लखनऊ से। अश्विनी का रुख कर लेते हैं, एक बार जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, देखिए जिस तरह से आज पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं, एक नया जोश और नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ किस तरह से कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देना है, आज मूल मंत्र देते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिससे कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में पार्टी को किस तरह से मजबूती दिलाई जाए, इसके ऊपर मूल मंत्र दिया जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज नामांकन खत्म होने के बाद पहली बार कहीं न कहीं निकाय चुनाव को लेकर के एक्टिव होंगे। आधिकारिक रूप से आज बिगुल बज जाएगा निकाय चुनाव प्रचार प्रसार का। अगर बात करें तो 4 मई को पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोटिंग होना है, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री के कहाँ कहाँ कार्यक्रम लगने हैं, ये तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या मंत्री हैं, उनको कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, इन सब तमाम चीजों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में देखा गया था कि सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, साथ ही साथ अपने पास और दोनों डिप्टी सीएम के पास 6-6 मंडल रखे थे। तो मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल भी अपने पास रखा था। गोरखपुर मंडल से चुनावी बिगुल की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर, उसके बाद महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, तमाम जिलों का दौरा करेंगे, और वहां पर पार्टी पदाधिकारी जो होंगे, वहां के सांसद विधायक होंगे, वहां पर प्रत्याशी होंगे। अश्विनी, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर भी जुड़ गए हैं, मनीष पांडे। मनीष, देखिए जिस तरह से ये तमाम हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए ये कवायद की जा रही है। ऐसे में पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे निकाय चुनाव से पहले, और ऐसे में क्या माना जाए, क्या मायने निकाले जाए इस दौरे से?
हो रहे हैं। निकाय चुनावों में जो 17 नगर निगमों में चुनाव होगा, 17 में से 14 पहले भी बीजेपी के पास थे। और चूंकि हालांकि जो चुनावी दौरे हैं उसके आगाज की जहां तक बात आ रही है तो ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी सहारनपुर से चुनावी दौरा अपना शुरू करेंगे, पश्चिमी यूपी से। लेकिन इस सबके बीच गोरखपुर में आज उनकी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि गोरखपुर उनका गृह जनपद है। गोरखपुर समेत आसपास जिलों की चुनावी कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है और संगठन ने जिन भी पदाधिकारियों और लोगों और मंत्रियों को लगाया है, उसके अलावा सीएम योगी भी कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़कर निकाय चुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के तहत जो गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, इन आसपास के जिलों में शुरू से, आज से नहीं बल्कि 2 दशक से सीएम योगी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लिहाजा इसलिए अपने जो निकाय चुनावों के चुनावी दौरों की शुरुआत है वो गोरखपुर से कर रहे हैं। गोरखपुर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या इन जिलों से जुड़े हुए, वो सीएम योगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लिहाजा सीएम योगी आज उन तमाम कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे कि किस तरीके से सरकार की उपलब्धियां, संगठन की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जाए। हालांकि सिर्फ एक नगर निगम की सीट है गोरखपुर में। नगर निगम अगर की बात करें अगर तो नगर निगम की एक सीट है, बल्कि इसके अलावा नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं कई हैं। तो उन पर भी सीएम योगी का खासा फोकस है, पार्टी का खासा फोकस है। हालांकि जो सीएम के चुनावी दौरे होने हैं उसमें जो जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, उन प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी है वो तय करेंगे कि सीएम बिल्कुल। और मनीष जी ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, उनके आंकड़ों का जिक्र करें तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 16 नगर निगम की सीट्स पर चुनाव हुए थे और उनमें से कहीं ना कहीं 2 सीट्स पर बसपा का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेहतर था, जिसके बाद सीट्स उन्हें मिली थी। क्या इस बार प्लानिंग आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारी बीजेपी की, क्या इन 2 सीट्स पर भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी बीजेपी? देखिए ऋतु, अगर हम देखें, इतिहास देखें तो तकरीबन पिछले 3 टेन्योर से, यानी 3 निकाय चुनावों की अगर आप बात करेंगे तो 3 निकाय चुनाव में सबसे बेहतर अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का प्रदर्शन रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। भले ही सूबे में सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, लेकिन निकाय चुनाव में सबसे बेहतर आज तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी करती आई है। अब पहले 16 नगर निगम थे, शाहजहांपुर में भी एक नगर निगम बना दिया गया है, अब 17 नगर निगम है। 17 में से 14 पहले भी बीजेपी के पास है। तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे जो सिटिंग मेयर्स थे उनके टिकट बदले गए हैं। इलाहाबाद जैसे शहर की, प्रयागराज जैसे शहर की जहां नंदगोपाल नंदी की पत्नी थी, वहां दूसरा प्रत्याशी उतारा है। लखनऊ जैसे नगर निगम में वहां दूसरा प्रत्याशी उतारा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर उनके पास पहले 14 रही तो इस बार जो पश्चिमी यूपी की 2 सीटें बीएसपी के पास रहे उस पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। लिहाजा इसी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सीएम योगी के जो निकाय चुनावों की चुनावी रैलियां होनी है वो पश्चिमी यूपी से शुरू होनी है। सहारनपुर में उनका पहला दौरा प्रस्तावित है। तो ऐसे में उनका फोकस यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो नगर निगम है उस पर कब्जा उनका बरकरार रखे। उसके अलावा जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं, वहां पर भी सीएम योगी का प्रभाव रहे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहे, वो भी सीटें अपने पक्ष में ले आने की कोशिश करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष जी। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही अब तैयारियां भी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल भी अब शुरू कर चुके हैं तैयारियां। इसी क्रम में बीजेपी की तैयारी भी हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष जी। और हरेंद्र दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अश्विनी, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा से निष्कासित हुए अमन मणि त्रिपाठी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, महाराजगंज जिला अध्यक्ष ने जारी किया है निष्कासन पत्र। और इसके साथ साथ आपको बता दें 2017 में सपा ने भी बाहर का रास्ता दिखाया था। बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी के बेटे है अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को अब निष्कासित कर दिया गया है। 9तनवा विधायक रह चुके हैं अमन मणि त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा से निष्कासित हुए हैं अमन मणि त्रिपाठी। सीधे तौर पर अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासन हुआ है और पहले भी कई ऐसी गतिविधियां देखी गई है।
2017 में सपा से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बसपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अमन मणि त्रिपाठी को और बसपा से निष्कासित किए गए हैं अमन मणि त्रिपाठी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए, बसपा से निष्कासित हुए हैं अमन मणि त्रिपाठी। पहले भी अमन मणि त्रिपाठी को कहीं ना कहीं निष्कासित होने का जो ये दौर है पहले भी चलता आया। 2017 में सपा से भी निकाले गए थे। क्या माना जाए, इससे क्या समझ आता है? हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें अमन मणि त्रिपाठी की, तो ये पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जो इसमें वर्तमान समय में जेल में हैं, रेप के केस में जेल में हैं। और अमन मणि त्रिपाठी पर भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की है। निश्चित तौर पर जो पत्नी थी, उनकी बहन लगातार बसपा से गुहार लगा रही थी, बसपा सुप्रीमो से गुहार लगा रही थी कि इनको अपनी पार्टी से निष्कासित किए, लेकिन इन सबके बावजूद भी अमन मणि त्रिपाठी का निष्कासन नहीं हुआ। 2017 में वो विधायक भी बने, उसके बाद 2022 का वो चुनाव, विधानसभा चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी कि चुनाव को हारने के बाद से वो बसपा विरोधी काम कर रहे हैं, जो अनुशासन होता है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, साथ ही साथ लगातार उनकी गतिविधियां पार्टी विरोधी है, जिसकी शिकायत होती है। शिकायत के बाद में इसकी जांच और छानबीन की जाती है। छानबीन में पता चलता है कि जो आरोप जिले से आ रहे हैं बिल्कुल सही है, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया था और एक्शन के तहत उनको बसपा से बाहर किया था। हालांकि 2017 में भी उनको सपा से बाहर किया गया था। निश्चित तौर पर वो लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा के करीब आना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनकी छवि है, जो उनके पिता की छवि, जिसके चलते भाजपा उनसे लगातार दूरी बनाए हुए है। भी देखा गया था 2019-20 के तकरीब में जब राज्यसभा चुनाव होना था, उस दौरान वो भाजपा के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, वोट अपना देना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनको तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ कहना है कि अपराधियों को कहीं भी उनके पार्टी में जगह नहीं है। निश्चित तौर पर उसको सही भी साबित करते हैं समय समय पर। अश्विनी, लेकिन बिल्कुल अगर सरल शब्दों में समझना चाहे कि आखिर क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, वो क्या है? बिल्कुल। जो जानकारी हो रही है उसके अनुसार कि जो अभी बसपा कैंडिडेट वहां से हैं महाराजगंज से नगर निकाय चुनाव को लेकर के लिए, उनके विरोध में ये लोगों को लामबंद कर रहे थे, जिसकी शिकायत हुई थी। और जिसकी शिकायत हुई उसके बाद लगातार इनकी छानबीन हुई मामले की छानबीन जब की जाती है, तो उसमें पाया था कि वाकई में ये बसपा कैंडिडेट के खिलाफ में है और वहां पर अलग माहौल बना रहे हैं, बसपा के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल अश्विनी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, G20 समिट का तीसरा दिन आज। वाराणसी में G20 समिट का अंतिम दिन आज है। कार्यक्रम में एग्रीकल्चर वर्किंग पर ग्रुप मीटिंग होगी और आपको बता दें कि एग्रीकल्चर को लेकर कहीं ना कहीं जो सजगता बरती जा रही है। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भी होगी और कहीं ना कहीं मोटे अनाज को लेकर भी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि बढ़ती आबादी को देखते हुए उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए। और बैठक में दिया जाएगा MACMS 2023 विज्ञप्ति पर अंतिम रूप। MACS 2023 की विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2023 में G20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे ट्रेड फेलिस्टेशन केंद्र का दौरा। समिट में कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर जोर रहेगा। समिट में तैयार होगा वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप। और G20 समिट के आयोजन में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की नींव, यानी कि वन वर्ल्ड, वन फैमिली एंड अलोंग विद वन फ्यूचर, ये नींव रखी जाएगी G20 सम्मेलन की। इस साल भारत का G20 की मेजबानी कर रहा है। देश के 60 शहरों में G20 की सम्मेलन होंगे और बैठक होंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी ये खबर है। याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगा। याचिका में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई है और केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ सुनवाई करेगी और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ सुनवाई करेगी। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने का ये पूरा मामला है जिस पर आज सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ इसकी सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर बता दें, भारत दौरे पर एप्पल के सीईओ टिम कुक करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। आपको बता दें कि डिप्टी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मिलेंगे टिम कुक और 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टोर ओपन करेंगे टिम कुक। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कंपनी के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और एप्पल के सीईओ की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत दौरे पर एप्पल के सीईओ टिम कुक पहुंचे हैं। टिम कुक करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। और आपको बड़ी खबर बता दें, देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकले राहुल गांधी। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उठाया स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। राहुल गांधी ने लुत्फ उठाया है स्वादिष्ट व्यंजनों का। कांग्रेस ने ट्वीट किया, मोहब्बत की शरबत। राहुल को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी जुटे हुए दिखाई दिए। बंगाली मार्केट मटिया महल बाजार में लोगों ने सेल्फी ली और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। राहुल के आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और राहुल ने जामा मस्जिद के पास मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी निकले और तस्वीरें आपके सामने हैं। बीते कई दिनों से मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है, वहीं ये तस्वीरें सामने आती है देर रात की। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से जहां अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने तेज की है जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी ने हत्याकांड के गवाहों से पूछताछ की है। हत्याकांड के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और जांच में तेजी लाई गई है। अस्पताल स्टाफ से एसआईटी ने पूछताछ की है। अतीक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हुई है और सीसीटीवी और बयानों के आधार पर जानकारी जुटा रही है पुलिस। लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जिसको लेकर अब एसआईटी भी सजग तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब जफर मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया है। विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे नवाब जफर मीर। 73 वर्ष की उम्र में नवाब जफर ने अंतिम सांस ली है और जफर मीर अब्दुल्ला के निधन से परिवार में शोक और गम का माहौल देखा गया है। करबला ताल कटोरा में सुपुर्दे खाक किया जाएगा और सीएम योगी ने नवाब जफर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। सीएम योगी ने भी आत्मा की शांति के लिए और ये ट्वीट के जरिए आपको बताएंगे कि किन किन की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। अखिलेश यादव सपा के प्रमुख, जिन्होंने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि शीश महल का इंतकाल एक युग का अंत है, भावभीनी श्रद्धांजलि।
शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना के साथ साथ मोहसिन रजा ने भी ट्वीट किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलाहे राजिऊन। जनाब नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब का इंतकाल। लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में होने की दुखद खबर मिली। अल्लाह उनको जन्नत में स्थान दे और उनके घर वालों और चाहने वालों को ये गम सहने की ताकत। नवाब जफर मीर अब्दुल्ला जी लखनऊ के जाने माने और अमन पसंद व्यक्ति थे। वे बड़े व्यवहारिक और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। अपनी जिंदगी समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए और लखनऊ की तहजीब भी उनकी शख्सियत में रही है। इसके साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया है, अवध का तहजीब सकाफत और नवाबी विरासत एवं ऐश्वर्य के ध्वजवाहक और शीश महल लखनऊ के नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आप लखनऊ से और लखनऊ आपसे अलहदा नहीं हो सकता। नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब का निधन एक युग का अंत है। भावभीनी श्रद्धांजलि। और बड़ी खबर मिर्जापुर से, बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर आरोप, करोड़ों की जमीन हड़पने का कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। तहसील प्रशासन पर 4 बार रिपोर्ट बदलने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता प्रिंस सिंह ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया। बीहड़ की 22 बीघा जमीन कब्जा कर नाम दर्ज कराया गया। एसडीएम सदर तहसीलदार ने अलग रिपोर्ट लगाई है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने अलग रिपोर्ट लगाई। और खबर जालौन से, पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया और पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश सरकारी तार की लूट में वांछित था बदमाश। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस को 1 साल से आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा को बरामद किया है। डकोर कोतवाली के एरी रमपुरा पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, आपको बता दें निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता और सांसद की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है और सांसद के करीबियों के प्रत्याशी घोषित होने से बगावत बढ़ी हुई दिखाई दी है। बीजेपी कार्यकर्ता ने सांसद संगम लाल गुप्ता पर आरोप लगाया है और कार्यकर्ता ने लगाया योग्य दावेदारों का टिकट कटवाने का सीधा आरोप। रानीगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था कार्यकर्ता। और खबर कुशीनगर से, जहां भीषण आग में जिंदा जल गए 5 लोग। भीषण आग से 4 बच्चों समेत एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। भीषण आग में झुलसे हैं 12 से ज्यादा लोग। भयानक आग से कई जानवर भी झुलसे और मौके पर डीएम और एसपी आग के आगोश से दर्जनों जो घर जलकर राख हुए हैं पहुंचे। वहां पर अधिकारीगण भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से बामुशक्कत काबू पाया। घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पडरौना तहसील के बाजू पट्टी गांव का यह पूरा मामला। कुशीनगर में भयानक आग में 5 लोग जिंदा जल गए हैं। 4 बच्चे समेत एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी थी।
वही देश में कोरोना को लेकर पहली बार लॉकडाउन कब लगा, शायद ही किसी को याद हो। हम सब कोरोना काल में की गई सावधानियों को भी भूल चुके हैं, ये भी सच है। आज हम कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या फिर उसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है, जिस खतरनाक मंजर से हम अभी तक पूरी तरीके से बाहर भी नहीं आ सके हैं। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। खबरदार, किलर वायरस की बढ़ी रफ्तार। फिर लौट आया किलर कोरोना। कोरोना का वार, मरीज 60,000 के पार। कहर बनकर लौटा कोरोना, फिर डरा रहा कोरोना। महामारी से मुकाबला कितने तैयार हैं हम? लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक का आगाज, जिस कोरोना ने देश में कोहराम की कहानी शुरू की थी, उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। वो फिर लौट आया है, एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। एक बार फिर अस्पतालों में इसका खौफ दिखने लगा है। देश का कोरोना मीटर पहले ही आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इससे पहले भी देश में कोरोना केस की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। इसके बाद इस महामारी ने पूरे देश को अपने जाल में लपेटा और हजारों लोगों को अपने आगोश में लेकर मौत का तांडव दिखाया था। उस मंजर को याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को न खोया हो, और अपनों को खोने का दर्द हम और आप अच्छे से जानते हैं। कोरोना महामारी में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक के बाद एक मौत होती चली गई। कहीं पति पत्नी ने कोरोना से दम तोड़ा, तो कहीं माँ बेटे ने। ऐसे में कोरोना महामारी ने इन परिवारों से अपनों को जुदा किया। चारों तरफ जलती लाशें, चीत्कार और झंझावातों ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब देश में नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 6,313 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 27 मौतों के बाद कोरोना की वजह से देश भर में मरने वालों की संख्या 5,31,141 पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, ताकि इस महामारी के असर को बेअसर किया जा सके। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए तो हम फिर से एक बार उसी भयानक दशा और दिशा में पहुंच जाएंगे। सावधानी ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। ऐसे में हम सबको एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सबके लिए नई नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सरकारी गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।